प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेके आए हैं BSF RO RM के लिए मॉक टेस्ट 1। तो उससे पहले भी मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट। तो आपका पहला जो पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा फिजिक्स का। तो स्टीफन नियतांक का मात्रक आपको बताना है। यहाँ पे स्टीफन नियतांक का मात्रक, तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है जूल सेकंड इनवर्स, और आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका जो सेकंड ऑप्शन है जूल मीटर -2 सेकंड इनवर्स के इनवर्स, ठीक है, के की पावर -1 आप इसको बोल सकते हो, या जूल मीटर की पावर -2, ठीक है ना। और ये है आपका जूल सेकंड। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दिए हैं, तो चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो भाई स्टीफन नियतांक आपको पता है, स्टीफन नियतांक होता है रो, ठीक है। स्टीफन नियतांक क्या होता है, रो वाला। चलिए, तो स्टीफन नियतांक होता है रो। तो इसमें आपको रो का मात्रक बताना है। तो भाई स्टीफन नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है। स्टीफन नियतांक का जो फॉर्मूला होता है, स्टीफन का जो सूत्र होता है Q अपॉन A इंटू टी, मतलब एरिया इंटू टाइम, इज इक्वल टू रो इंटू टी की पावर 4। तो भाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A टी की पावर 4। चलिए, अब इसका आपको नियतांक बताना है। भाई क्यों यहाँ पे क्या है, उष्मा। तो उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। एक मतलब एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर। टी सेकंड, मतलब सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। और टी आपको पता है केल्विन का मात्रक होता है। तो आपका मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो भाई ऊपर जाके हो जाएगा जूल मीटर की पावर -2 सेकंड इनवर्स सेकंड की पावर -1 इंटू के की पावर -4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे के की पावर -4 कर लेना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए सूत्र का विमीय सूत्र आपको बताना है। दिए गए सूत्र का विमीय सूत्र। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन है आपके, दिए गए संबंध, जो संबंध दिया हुआ है y इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स में k का विमीय सूत्र। तो भाई k का विमीय सूत्र, चलिए, तो के एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, के एक्स इज इक्वल टू ओमेगा टी, या के एक्स और ओमेगा टी यहाँ पे क्या है, विमाहीन है। तो आपको क्या बताना है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे, लंबाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एल की पावर -1। तो आप वीमा क्या बोल सकते हो कि एम की पावर एल की पावर -1, m0 l -1 t की पावर 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो यहाँ पे सदिश a का परिमाण a है, तब a की दिशा में इकाई सदिश बताना है आपको। a की दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, a इकाई सदिश इज इक्वल टू a इकाई सदिश अपॉन इकाई का मॉडुलस, ठीक है जी। ये जाएगा a अपॉन a, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंट है। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है एक सदिश को 3i + j + 2k द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। तो एक्स वाई तल में लंबाई निकालनी, तो एक्स वाई तल में लंबाई निकालनी, तो क्या करेंगे आप, एक्स वाई तल में लंबाई निकालनी है तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। तो भाई आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है, आर स्क्वायर एक्स मतलब इसमें के वाला तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स वाई जेड बोलता तो तभी तो आप निकालते हैं यहाँ से। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √10। तो √10 आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, √10 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, √10। चलिए पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्षेप्य के पथ को y इज इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रक्षेप्य कोण, तो प्रक्षेप्य कोण बताना है आपको, प्रक्षेप्य कोण क्या होगा। तो भाई प्रक्षेप्य कोण बताना, तो क्या करेंगे आप इसमें कंपेयर करेंगे, आप इसमें कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन थीटा से, इससे कंपेयर करेंगे आप। ठीक है जी, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इससे कंपेयर करने वाले भाई, कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा की तो वैल्यू बतानी है आपको, प्रक्षेप्य कोण बताना है मतलब थीटा की वैल्यू। तो भाई देखो यहाँ पे टेन थीटा, √3 किस में होता है, ये होता है टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थीटा होगा यहाँ पे 60 डिग्री। चलिए एक प्रक्षेप्य को 36 से 30 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, इसके वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 80 मीटर पर सेकंड है। भाई ऊर्ध्वाधर घटक 80 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब u साइन थीटा आपको 80 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। u साइन थीटा इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड, ऊर्ध्वाधर के लिए u साइन थीटा होता है भाई। तो u साइन थीटा, तो u की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है ना भाई, यहाँ पे 36 से 30 डिग्री पर कोण पर फेंका जाता है। तो भाई तो ये हो जाएगा आपका 80 बटे साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो भाई 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 160 मीटर पर सेकंड, 160 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 160 मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब u क्षैतिज आपको निकालना है, u क्षैतिज क्या होगा, u कोस थीटा, तो u क्षैतिज आपको दिया हुआ है, निकालना है क्षैतिज। ठीक है, तो u 160 कोस थीटा की वैल्यू कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 होता है। तो 2 से इसको कट करेंगे, 2 8 16, तो 80 √3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 √3, ऑप्शन नंबर सी 80 √3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 100 kg द्रव्यमान वाली एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है, इसे 1/10 सेकंड में विराम अवस्था में लाने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे बल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका, बल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो बल इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, तो m यहाँ पे 100 है और भाई v आपका 0 माइनस 5 अपॉन टी की वैल्यू 0.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू -5 अपॉन 0.1।
तो ये हो जाएगा -5,000 न्यूटन। ठीक है, -5,000 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 5,000 न्यूटन बल तो नेगेटिव नहीं होता, तो बल इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू, ठीक है जी, अपॉन टी। तो भाई गाड़ी का वेग दे रखा कितना 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो 5,000 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 80 केजी भार का एक मनुष्य लिफ्ट में भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो तो मशीन का पाठ्यांक होगा। मशीन का पाठ्यांक बताना भाई आपको। तो मशीन का पाठ्यांक निकालने के लिए, लिफ्ट में मशीन का पाठ्यांक निकालने के लिए m इज इक्वल टू जी प्लस ए। तो भाई g तो यहाँ पे आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और m मास है, तो मास कितना दे रखा है यहाँ पे 80 केजी दे रखा है। g आपका 10 है और त्वरण आपका एक्सेलरेशन कितना है 5। तो भाई 80 इंटू 15 तो जाएगा आपका 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, इसका आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाने वाला है, एक 50 सेंटीमीटर लंबी डोरी के सिरे से बंधा हुआ कोन 2 चक्कर प्रति सेकंड करता है। यदि डोरी की लंबाई अचानक 25 सेंटीमीटर कर दी जाए तो कण प्रति सेकंड चक्कर करेगा। एक 50 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी है, से बंधा हुआ कण 2 चक्कर प्रति सेकंड करता है। भाई एक कण है 50 सेंटीमीटर लंबी, तो 2 चक्कर प्रति सेकंड करता है। यदि डोरी की लंबाई अचानक 25 सेंटीमीटर कर दी जाए, मतलब हाफ कर दी जाए, तो कण प्रति सेकंड चक्कर करेगा। कितने चक्कर करेगा प्रति सेकंड, अब अगर डोरी की लंबाई हाफ कर दी जाए तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इनर्शिया I1 I ओमेगा 1, ठीक है, इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2। तो I1 इज इक्वल टू MR1 स्क्वायर, I1 इज इक्वल टू MR1 स्क्वायर, MR1 स्क्वायर 2 पाई N1, 2 पाई N1। तो देखो भाई ये 2 पाई N1 इज इक्वल टू I2 कितना होगा MR2 स्क्वायर 2 पाई N2, ठीक है जी। तो M से M कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। भाई अगर आपको N2 निकालना है तो पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो N2 निकालना है यहाँ पे, तो N2 क्या होगा, N1 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, यही हो जाने वाला है। तो 50 का स्क्वायर, R1 क्या है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना जाएगा 2500, ठीक है जी। 2500 इंटू 2, N1 कितना है 2, R2 का स्क्वायर मतलब 625। तो कर लेंगे यहाँ पे, ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स 4 टू जा 8, तो भाई 8 चक्कर प्रति सेकंड कितने लगाएगा वो, 8 चक्कर प्रति सेकंड, 8 चक्कर प्रति सेकंड लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी 8 चक्कर प्रति सेकंड, 8 चक्कर प्रति सेकंड यहाँ पे लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गतिमान वाहन के विराम अवस्था में होने तक दूरी समानुपाती होती है। भाई गतिमान वाहन के विराम अवस्था में होने तक दूरी किसके समानुपाती होती है, ठीक है जी। तो भाई देखो एक कार है, गतिमान वाहन है, ठीक है जी, तो उसकी दूरी विराम अवस्था में होने तक मान लीजिए उसने कितनी दूरी चली, उसने d दूरी चली,
कितनी दूरी चली, डी दूरी चली। गतिमान वाहन है, उसकी विराम अवस्था में कितनी दूरी चली उसने, डी। भाई जब प्रारंभिक वेग तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा उसका, क्योंकि जो अंत में क्या रुक जाएगी वो। और प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू। प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू। तो गति के समीकरण क्या होता है भाई, गति का समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का समीकरण है। इससे आप देखेंगे क्या कि जो दूरी होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे तो v तो 0 होगा भाई, और u आपका क्या हो जाएगा, u तो आपको पता है u ही है, 2ad। s क्या है यहाँ पे, s यहाँ पे d है, 2ad। तो भाई अगर आप यहाँ पे d की वैल्यू निकाले तो माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो अब अगर हम बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं, विराम की दूरी होगी। विराम की दूरी क्या है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो क्या किसके समानुपाती होती है, प्रारंभिक त्वरण के समानुपाती, प्रारंभिक वेग के समानुपाती किसके होती है भाई, किसके समानुपाती होती है। अब आप बताइए, प्रारंभिक वेग के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, प्रारंभिक वेग के समानुपाती होती है ना। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लो यहाँ पे प्रारंभिक वेग के समानुपाती, प्रारंभिक वेग क्या है आपका u, तो उसके तो समानुपाती है, तो प्रारंभिक वेग का समानुपाती होती है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, रुद्धोष्म प्रसार में किसी निकाय का आंतरिक ऊर्जा, रुद्धोष्म प्रसार में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। कोई रुद्धोष्म प्रसार है किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, क्या प्रभाव पड़ता है रुद्धोष्म प्रसार में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा से। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। तो रुद्धोष्म परिवर्तन जो होता है भाई क्या होता है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, उससे घट जाती है। आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, परिवर्तन प्रसार में किसी निकाय की क्या हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, क्यों घट जाती है भाई, क्योंकि निकाय क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके बाह्य कार्य करता है। जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसमें उससे ही तो क्या करता है, बाह्य कार्य करता है। रुद्धोष्म प्रसार में जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका प्रयोग करके बाह्य कार्य करता है, तो उससे क्या हो जाएगी, उससे आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तांबे के बने दो गोलों की त्रिज्याएं, तांबे के बने दो गोलों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है तथा दोनों को समान ताप पर रखा जाए तो उनकी ऊष्माओं का अनुपात होगा। उनकी ऊष्माओं का अनुपात क्या होने वाला है, तो पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:1, तीसरा ऑप्शन है 8:1 और फोर्थ ऑप्शन है 4:1। जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 12 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है नहीं होता है 4/3 पाई आर क्यूब 1 क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर 1 क्यूब, 4/3 पाई आर 2 क्यूब, यही होता है, यही होता है ना। तो ऊष्मा का अनुपात बताना है आपको। ऊष्मा क्या होती है, dQ1 अपॉन dQ2, इसके लिए फॉर्मूला होता है ऊष्मा का। dQ1 मतलब 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब PS dt 4/3 पाई R2 क्यूब PS dt ताप होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो भाई इनका जो ऊष्मा का अनुपात होगा R1 R2 का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, R1:R2 दे रखा है,
2:1, 2:1, तो ये हो जाएगा 2/1 का होल क्यूब, मतलब 8:1। 8:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8:1। ठीक है जी, 8:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं रुद्धोष्म संपीड़न में क्या होता है। रुद्धोष्म संपीड़न में सदैव ताप में क्या हो जाती है, ताप में क्या होता है भाई, कमी होती है, वृद्धि होती है, ताप नियत रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है रुद्धोष्म संपीड़न में, ताप में वृद्धि होती है, क्या होता है भाई, ताप में हमेशा रुद्धोष्म संपीड़न में ताप में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हमेशा ताप में वृद्धि होती है। एक गैस समतापीय से प्रसारित की जाती है, तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी भाई, एक गैस है उसे समतापीय से प्रसारित कर रहे हैं, तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, अन्य घटकों पर निर्भर करेगी। 14 का बताइए जल्दी। तो भाई समताप से प्रसारित की जा रही थी, उनकी अणुओं की जो वर्ग माध्य ताप क्या है, समान है, तो अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल वो हमेशा वो सेम ही रहने वाली है, वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी। चलिए किसी गैस के लिए बॉयल नियम सत्य है भाई, बॉयल नियम किस पर कार्य करता है, बॉयल नियम भाई, समदाबी परिवर्तन में, समतापी परिवर्तन में, सम आयतनिक परिवर्तन में, समपरासरणीय परिवर्तन में। जल्दी से बताइए इसका क्या होने वाला है। तो 15 का क्या होगा, समतापी परिवर्तन में बॉयल नियम सत्य है, समतापी परिवर्तन में। चलिए किसी कण की सरल आवर्त गति का समीकरण, किसी कण की सरल आवर्त गति का समीकरण y = 0.30 sin 220 t प्लस 0.64 मीटर है, तब कण की आवर्ती तथा अधिकतम वेग क्रम से क्या होंगी। जल्दी से बताइए, आपके सामने ये चार ऑप्शन है, 35 हर्ट्ज 66 मीटर पर सेकंड, 45 हर्ट्ज 66 मीटर पर सेकंड, 58 हर्ट्ज 113 मीटर पर सेकंड, 35 हर्ट्ज 132 मीटर पर सेकंड। तो जल्दी से बताइए। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे, जो फॉर्मूला होता है कण की आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है n = ω/2π, ω/2π। तो भाई ओमेगा आपको दे रखा है 220, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220/2π, तो 2 × 22/7, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 5 35, तो 35 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज हो जाएगा। और कण का वेग निकालना है, तो कण का वेग क्या होगा भाई, वी मैक्स ओमेगा इंटू ए, वी मैक्स ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए। तो ओमेगा कितना आपका 220, ठीक है, ये ओमेगा इंटू ए, तो ए कितना यहाँ पे 0.30, भाई कंपेयर कर लेंगे इससे 0.30, ए यहाँ पे 0.30 है, यहाँ पे 0.30, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 66 मीटर पर सेकंड, 66 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो अधिकतम वेग होंगे वो कितने होंगे, एक तो 35 हर्ट्ज और 66 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दो सरल आवर्त गतियाँ जिनके समीकरण x = a sin ωt-a तथा y = b cos ωt-a अल्फा द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, इनके बीच कलांतर क्या होगा, इनके बीच आपको कलांतर बताना है। तो के मध्य जो कलांतर होता है, इनके समीकरणों के बीच में जो कलांतर होता है वो होता है आपका, ये सरल आवर्त गति के समीकरण है, x = a sin ωt-a, ठीक है, अल्फा b cos ωt-अल्फा। तो ये है सरल आवर्त गति के बीच, उनके बीच में जो मध्य कलांतर होता है वो π/2 होता है, हमेशा ध्यान रखना। इनके बीच में जो कलांतर होता है π/2 होता है, मतलब 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक तरंग का समीकरण y इज इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी अपॉन 0.02 माइनस एक्स अपॉन 20 है, जहाँ लंबाई सेंटीमीटर तथा समय सेकंड में हो। तो तरंग की आवर्ती का मान बताना है। तरंग की आवर्ती, तो तरंग की आवर्ती क्या कर रही है यहाँ पे, ये होता है आपका आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। आवर्ती का जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्या है, तरंग का जो समीकरण दे रखा है 5 साइन 2 पाई टी अपॉन, तो इससे कंपेयर कर लेंगे इसकी y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, इससे कंपेयर करेंगे, जिससे मैं बोल रहा हूँ इससे यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसकी। ठीक है जी, कंपेयर करने वाले हैं किससे, ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन गामा। ठीक है जी, ये होता है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन गामा। इससे कंपेयर करेंगे, आप t की वैल्यू आपको पता चल गई, t की वैल्यू आपकी क्या है 0.02, कंपेयर कर लेना है इसकी। तो t की वैल्यू हो गई आपकी 0.0t, मतलब 1 अपॉन 0.02। तो यहाँ से हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ये कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। अनुप्रस्थ तरंगों में निस्पंदों पर होता है, निस्पंदों पर क्या होता है, न्यूनतम दाब होता है, अधिकतम दाब होता है, न्यूनतम दाब परिवर्तन होता है, अधिकतम दाब परिवर्तन होता है। भाई क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगों में निस्पंदों पर क्या होता है, न्यूनतम दाब होता है, अधिकतम दाब होता है, न्यूनतम दाब परिवर्तन होता है, अधिकतम दाब परिवर्तन होता है। जल्दी से बताइए 19वें का क्या होगा। तो भाई अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगों में निस्पंदों पर क्या पर होता है, क्या, अधिकतम दाब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम दाब। चलिए, अधिकतम दाब होगा। परगामी तरंगों में दो कर्मागर शीर्षों के मध्य दूरी, तो परगामी तरंगों में दो कर्मागर शीर्षों के मध्य दूरी, ऑप्शन नंबर है आपका π/2, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 3/2 पाई, ऑप्शन नंबर डी है 2/π/2। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दो कर्मागर शीर्षों के मध्य दूरी क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, दो कर्मागर शीर्षों के बीच में जो दूरी होगी वो 0 होगी यहाँ पे। किसी तरंग का समीकरण y इज इक्वल टू, भाई ये y इज इक्वल टू 0.08 साइन 2 पाई ओम गामा। तरंग का वेग यहाँ पे बताना है, तरंग का वेग। तो तरंग का वेग यहाँ पे कितना होगा, ये वेग होगा आपका, ये वेग ही तो है, तरंग का वेग ओमेगा, ओमेगा। इससे कंपेयर करते हैं तरंग का वेग ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 200। ओमेगा का वेग कितना है यहाँ पे 200, 21 का डी ओमेगा। चलिए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है आपका 22, नाभिक निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता। तो भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल। दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, तो नाभिकीय बल एक ऐसा बल है जो व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इसका मान दूरी के बढ़ने पर बहुत तेजी के साथ घटता है। अगर आप दूरी बढ़ाते हो, ठीक है जी, दूरी बढ़ाते हो, नाभिकीय बल बहुत तेजी के साथ में कम हो जाता है, ठीक है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, विद्युत विभव का मान होता है, क्या होता है, तो भाई द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव का जो मान होता है वो क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू पी सदिश आर सदिश अपॉन आर क्यूब। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नाभिकीय बल होते हैं,
नाभिकीय बल कैसे होते हैं, 24 का नाभिकीय बल कैसे होते हैं, तो कम परास एवं आवेश से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, कम परास एवं आवेश पर निर्भर करते हैं, अधिक परास एवं आवेश से स्वतंत्र होते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कम परास एवं आवेश से स्वतंत्र होते हैं। चलिए, रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से उत्सर्जन नहीं होता, कौन सी तरंग का उत्सर्जन नहीं होता, रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से उत्सर्जन नहीं होता, कौन सा नहीं होता, तो रेडियो नाभिक से प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं होता भाई, प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी, किसका उत्सर्जन नहीं होता, और प्रोटॉन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, अल्फा कण हीलियम परमाणु होते हैं, बीटा कण पॉजिट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कण यथार्थ नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। अल्फा कण परमाणु होते हैं, बीटा कण पॉजिट्रॉन होते हैं, बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, गामा कण एक्स किरणों की भौतिक होती है। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा, तो अल्फा कण, क्या, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, अल्फा कण हीलियम परमाणु होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। हीलियम कम अल्फा कण हीलियम परमाणु होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो अल्फा कण द्विव आयनित हीलियम परमाणु होते हैं, न कि हीलियम परमाणु, द्विव आयनित हीलियम परमाणु होते हैं, ठीक है, न कि हीलियम परमाणु। तो ऑप्शन नंबर देखो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने के लिए क्या शर्त अनिवार्य है, ठीक है, ऊष्मा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित में से अनिवार्य शर्त कौन सी है। चलिए, तो 27 का देखो, ऊष्मा का एक पिंड से दूसरे पिंड में के संपर्क में होना चाहिए, दोनों पिंड ठोस होने चाहिए, दोनों पिंडों का तापमान भिन्न होना चाहिए, दोनों पिंडों का तापमान समान होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 27 का क्या होना, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या होता है, ऊष्मा एक पिंड से दूसरे पिंड में तभी स्थानांतरित हो सकती है जब दोनों पिंडों के तापमान अलग अलग हो, ठीक है जी, तापमान अलग अलग हो तभी स्थानांतरित हो सकती है। सामान्यतः उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर परिवर्तित होती है, किससे, उच्च तापमान से निम्न तापमान में स्थानांतरित होती है। अगर तापमान अलग अलग होगा तभी यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28, एक आंतरिक दहन इंजन का साइलेंसर शोर कम करता है, ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत घट जाती है, ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत बढ़ जाती है, दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या होता है भाई। तो साइलेंसर एक लंबी पाइप नुमा आकृति होती है, ठीक है, एक लंबी जो पाइप जैसा होता है ऐसा होता है। तो इंजन में होने वाली जो आवाज़ होती है उसको कम करने में किया जाता है, उसका क्या करता है, इंजन में शोर कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण पड़ता है, तो हीरा इसकी घनता अधिक होती है, बहुत महंगा होता है, रेडियोधर्मी होता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई अड्डे पर सूटकेस ट्रॉली से उतारा गया, हवाई अड्डे पर एक सूटकेस ट्रॉली से उतारा गया, जब किसी ने आकर उसे धकेला नहीं तब तक वही पड़ा रहा, न्यूटन की गति के नियमों में से किस नियम का अनुपालन करता है। अगर उस पर कोई क्रिया नहीं लगाई तो वो ऐसा कैसा पड़ा रहा, तो मतलब कौन से नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा कानून, न्यूटन की गति का दूसरा नियम और आंशिक रूप से तीसरा नियम। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो 30 का ए, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक करंट की आप सीधा सीधा बता सकते हो एम्पियर, एम्पियर इसकी इकाई है यहाँ पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता क्या होती है? क्या होती है भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? गतिज ऊर्जा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, आवेग होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन क्या होता है भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है 32 का डी, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है जी। डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? जल्दी से बताइए। एक संगीत उपकरण है, ध्वनि स्तर का मापक है। एक संगीत ध्वनि है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है। डेसिबल क्या है भाई? तो भाई ध्वनि स्तर का मापक बोल सकते हो आप इसको, डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए विषम का पता लगाना है भाई। विषम जो क्या है इसमें? विषम का गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम, क्या होगा इसमें विषम? जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? 34 का राइट आंसर। तो गैलन क्या होता है भाई? गैलन का जो प्रयोग करते हैं ना, लिक्विड वस्तु को मापने में करते हैं। ठीक है। जबकि तीनों ऐसी है ये जिसको ठोस वस्तु को मापने में प्रयोग किया जाता है, जैसे टन, क्विंटल, किलोग्राम। तो गैलन एक ऐसी वस्तु है जिसका, या हम बोल सकते हैं आयतन, वॉल्यूम मेजर करने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विषम है, जो समूह से संबंधित नहीं है, मतलब सबसे अलग है भाई। अब ये तो बता सकते हो कौन सा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? आइंस्टीन ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को कौन सा दर्शाता है? E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर, E इक्वल टू MGH, E इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2M। कौन सा दर्शाता है? जल्दी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है E इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है। किसने बताया था भाई? ये बताया था आपका आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन यहाँ पे एम क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। और ई क्या है? यहाँ पे ई है यहाँ पे ऊर्जा। ठीक है। और सी यहाँ पे प्रकाश की चाल, जो जिसका जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे द्रव्यमान की क्या होती है? क्षति होती है या? तो ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। तो ये होता है E इक्वल टू MC स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, E इक्वल टू MC स्क्वायर। चलिए भाई, कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है ये बताना आपको। कौन सी इसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो जल्दी से आपके सामने 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वॉट। कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, वॉट। रसोई में पकने वाला बर्तन, रसोई में पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है। क्यों की जाती है भाई? काली कोटिंग क्यों की जाती है? काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा परिवर्तित काली सतह पर आसानी से साफ हो जाता है, बर्तन की सामग्री नष्ट हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि काला जो पदार्थ होता है ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊष्मा शोषित ज़्यादा करता है। तो 37 का क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जब किसी पिंड की किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह एक उद्देशिक बल का अनुभव करता है, जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? न्यूटन की गति का नियम कहलाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जल का सिद्धांत। क्या बोलेंगे आप इसको? आप इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आप आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, किसी द्रव में डुबाए जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार क्या होता है? उसको कम दिखाई देता है। और जो द्रव आपने हटाया है, जो डुबोने पर द्रव हटाया है, वो उसके भार के बराबर होता है। द्रव के भार के बराबर होता है। हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो कमी होती है द्रव जो हटाया है डुबोने पर, उसके भार के बराबर होता है। भाई अब ये बताना है, पृथ्वी से पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।
या 11.2 मीटर पर सेकंड, 112 मीटर पर सेकंड, 112 मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इससे अधिक वेग रखने में अगर कोई भी यान हमारा ग्रह छोड़कर सौरमंडल के दूसरे ग्रह की ओर जा सकता है, ठीक है। इससे अगर अधिक वेग है मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कोई भी ऐसा वाहन, कोई भी ऐसा यान वो हमारे सौरमंडल से दूसरे ग्रह की ओर जा सकता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की ओर जा सकता है। हम बोल सकते हैं हमारा ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रह पर जा सकता है। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दिशा की ओर संकेत करती है। भाई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो दिशा सूचक की जो कंपास की जो सुई है ना, हमेशा हमेशा क्या होती है, जल्दी से बताइए। तो उत्तरी ध्रुव को संबोधित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव को संबोधित करती है। चलिए, तो अभी ये आपका क्या है, ये आपका फिजिक्स का मॉक टेस्ट है। इसके बाद आपका मैथ का मॉक टेस्ट होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे, अभी मैथ का मॉक टेस्ट देख लेते हैं। भाई पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, यदि दो ए और बी दो समुच्चय है तब ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी, यदि और केवल यदि क्या होगा भाई? देखो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एक्स एलिमेंट ए, एक्स एलिमेंट है तो एक्स एलिमेंट ए, तो एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए सबसेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बोल सकते हैं एक्स ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका जो होगा a इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, जो a होगा वो किसके बराबर होगा? b के इक्वल के बराबर होगा। तो 41 का c इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 42 देख लेते हैं, यहाँ पे 42 देख लेते हैं। 42 होगा n a इज इक्वल टू n a इज इक्वल टू 3, n b इज इक्वल टू 6। तो a सबसेट b इज इक्वल टू a यूनियन b में अवयवों की संख्या बतानी है। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या होगी भाई? 6 होगी। ए यूनियन बी में दोनों को मिला के बतानी है ना, तो बी में कितनी सबसे ज़्यादा? 6 है, तो दोनों में कॉमन ही होगी ना, तो कॉमन ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बताने हैं? समीकरण x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू के मूल क्या होंगे, ठीक है जी। इसके मूल बताने आपको। तो आप इसके मूल होंगे, एक तो 1 होगा, एक -2 होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इसको मान लेंगे आप a स्क्वायर मान लो, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 - 1 प्लस 2 - 1 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो मूल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की पावर 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 2। तो x तो पावर 1/3 यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 8, इसके जो मूल होंगे वो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1 और 8, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में आपको मूलों की संख्या बतानी है। तो मूलों की संख्या क्या होगी यहाँ पे?
ये बतानी है आपको। तो भाई इसको सोल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो मूलों की संख्या यहाँ पे आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको हम सोल्व करेंगे ऐसे, एक्स माइनस 4 हो जाएगा, एक तो मूल हो जाएगा एक्स मॉडुलस एक्स माइनस 4, ठीक है। एक हो जाएगा मॉडुलस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करने पर एक्स मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा मोड प्लस माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस 4 ही होगा, प्लस माइनस 2 नहीं होगा, प्लस माइनस 4 होगा। मॉडुलस एक्स प्लस माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 2 ये और ये 2 ये, तो टोटल कितने मूल हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 4 मूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 मूल हो जाएंगे टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में, ठीक है, आई की पावर एन प्लस आई की पावर एन प्लस 1 प्लस आई की पावर एन प्लस 2 प्लस आई की पावर एन प्लस 3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आई की पावर एन कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका आई की पावर एन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई 1 प्लस आई आई की पावर एन यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3। भाई आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, -1 माइनस आई होती है, 1 प्लस आई -1 माइनस आई, तो भाई ये तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो आई की पावर n इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को संतुष्ट करने वाले एक्स वाई के मान आपको बताने हैं, संतुष्ट करने वाले एक्स वाई के मान आपको यहाँ पे बताने हैं। तो x इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1। सी में देखना है x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 1, तो संतुष्ट कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे और इसमें x और y की वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। और आप बता सकते हो x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे आप कर सकते हो x और y की वैल्यू। चलिए x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे देख सकते हो 47 में क्या करना है आपको, 47 में क्या है, x इज इक्वल टू 0 देख लो यहाँ पे रख के, ऑप्शन से कर लो भाई। x इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे डायगोनल क्या हो रहा है, 0। अब इसको पूरे इसको डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करके आपका 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में क्या हो रहा है आपका 0, ठीक है। ये बन रहा है आपका, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल 0 होते हैं तो ये इसका मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 48, ए तो आपको पता है, ए की पावर 5 करेंगे भाई, ए की पावर 5, तो ए की पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 की पावर 5 मतलब 32, 0 0 0 32 0 0 0 32। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 16, जब भी तो इसके जैसे होने का यहाँ पे, तो 16 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 0 0
0 2 0 0 0 2, तो 16A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16A ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी 16A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का 2x इज इक्वल 2x x प्लस 8 3x प्लस 1, ये क्या है? ये समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में तो क्या होता है समांतर श्रेणी में? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू a प्लस सी, मतलब दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, तो x प्लस 8, ये कर सकते हो 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यदि श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 48 का योग 513 है, क्या है? 513। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो भाई योग कितना दे रखा आपको? 513, 513 यहाँ पे आप ऑप्शन से कर सकते हो, तो 513 आना चाहिए। ऑप्शन से कर लो, n/2 मतलब 18/2, तो 2a, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 54 108, 54 टू जा 108 और 100 प्लस ए प्लस n-1, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस -3 होगा क्योंकि दूसरे में से माइनस करके यहाँ पे 17 इन -3, 17 3 जा, तो इसको सोल्व कर लेंगे आप, ठीक है ना। सोल्व करने के बाद इतना ही आएगा आपका 513, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन से यहाँ पे पुट कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 51। log a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 log की पावर a प्लस log ई बी। अब देखो यहाँ पे log a प्लस बी, log a प्लस बी, ठीक है जी। इस बाई 2 इसको लिख सकते हो आप log a या अंडर रूट ए बी लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो log अंडर रूट ए बी, इक्वल रख लो भाई, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ए बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कर सकते हो a प्लस बी माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ए बी, तो a प्लस बी माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका रूट a इज इक्वल टू रूट बी, तो a रूट से रूट कैंसिल, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे b होगा, तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो a का मान इसमें बताना है, a इज इक्वल टू log 2 log 2 log 4 256 प्लस 2 log रूट 2 2, तो a की वैल्यू क्या बतानी है यहाँ पे? तो भाई इसको लिख सकते हो आप
इसको a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू log 2 log 2 log 2 log 4 की पावर 4, ऐसे है यहाँ पे, ऐसे दिया हुआ है 256 को आप लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू log 2 ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे सेम है, तो ये हो जाएगा 4 log 2, ये हो जाएगा log, लास्ट में इसको सोल्व करने पर log 2 प्लस 4 मतलब ये हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्वतंत्र पद बताना है, मतलब आपको r+1 पद बताना है, यहाँ पे r+1 पद बताना है आपको। तो r+1 पद तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ 6CR इंटू एक्स इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का 1/x की पावर r। तो 6 माइनस 2r को क्या रख देंगे आप, 0 के इक्वल रख देंगे। 6 माइनस 2r के यहाँ पे क्या होगा आपका, x की वैल्यू 6 माइनस 2r है, x 1/x की पावर r भी तो होगा भाई। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, 6CR इंटू एक्स की पावर 6 माइनस आर 1/x की पावर r। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2r। तो यहाँ पे अगर x की जो वैल्यू होती है, पावर जो होती है, उसको 0 के इक्वल रखते हैं, x की पावर 0 की। तो 2r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है जी। तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाने वाली है। तो r की वैल्यू 3 हो गई, तो आपको बताना है -1 की पावर 3 इंटू 6c3। अब 6c3 की तो वैल्यू निकाल सकते हो, NCR की वैल्यू भाई फैक्टोरियल 6/3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 उन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20 इसका राइट आंसर जाएगा, 5 4 20, ठीक है ना। तो 5 4 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 20 होगा क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर है 3, तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए NP4 NP5 ये तो कर सकते हैं भाई, मैंने चैप्टर भी करा दिया अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। NP4 रेसो NP5 इज इक्वल टू 1:2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू बताना यहाँ पे, तो जल्दी बताइए। तो n-4 इज इक्वल टू यहाँ पे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-4, ये हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल n-5 अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल n-5 n-4 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5 हो जाएगा, n-5 से n-5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-4 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका 2 लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 2 तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये 0 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, थोड़ा मुझे भी जल्दी है, तो ए की पावर एक्स log साइन टू एक्स, इसको करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा, तो डिफरेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हो आप डिफरेंशियल, ई हो जाएगा ई की पावर एक्स log साइन टू एक्स प्लस 2 कोट 2x, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 57 का बताइए क्या होने वाला है, 1/3, तो इसको आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक अक्ष को मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे आप लगा सकते हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो x माइनस एच तो मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। आगे आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना, आगे आप करके बता सकते हो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, जो भी होगा आपका 10x माइनस 10y प्लस 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं यहाँ पे, उसका परिमाप बताना है। परिमाप तो पहले ए निकालो, ए की वैल्यू क्या होगी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस, फिर सी निकालो, फिर तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो यहाँ पे। चलिए कर सकते हो आप, तो ए होगा यहाँ पे एक ए मॉडुलस निकालेंगे, तो ए मॉडुलस होगा आपका 4i प्लस 2j है ना, यहाँ पे 4i प्लस 2j प्लस माइनस 4k, यहाँ पे थोड़ा ये गलत दिया हुआ है, 5j प्लस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 में। देख लेना, इसका परिमाप निकाल लेना, ठीक है, पहले ए निकालो, फिर बी निकालो, फिर सी निकालो, फिर ऐड कर लो इनको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 60, यदि ए व बी समरेखीय है तो भाई कौन सा रेखीय स्वतंत्र होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा भाई, ठीक है। क्या होगा, इसमें रेखीय स्वतंत्र सदिश होंगे, रेखीय स्वतंत्र सदिश, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, मुझे भी अपनी क्लास लेनी है। थैंक यू सो मच।